नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम सरकार को याद दिलाएंगे नोटबंदी पर उसके वादे की डेडलाइन अब सिर्फ 3 दिन दूर है। 30 दिसंबर को क्या मोदी सब ठीक करने का वादा पूरा कर सकेंगे या नए साल में नकदी के दर्शन हो सकेंगे? ये सवाल तो जनता का है, लेकिन राहुल गांधी ने, और ये जो सियासी जंग आप देख रहे हैं दोनों नेताओं के बीच में, आज मोदी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमलों की नई खेप जारी कर दी है। गरीबों से खींचो, अमीरों को सींचो के साथ राम राम जपना, गरीबों का माल अपना जैसे सियासी नारों आज जो है वो राजस्थान के बारां में भी गूंजे। सुनिए। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले तो ना कैश की कहानी बदले और ना किरदार। बैंक और एटीएम के बाहर कुछ ने नकद नारायण के दर्शन किए तो ज्यादातर हमेशा की तरह खाली हाथ लौटे। कतार में खड़े देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए साल में मेरा पैसा हो सकेगा? बड़ा मुल्क है, 50 दिन में क्या होने वाला है? सरकार के अंदर बाहर से मिल रहे संकेतों में डराने वाले सायरन गूंज रहे हैं। बैंकों ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं कि नए साल में कैश देने की लिमिट बढ़ाना उनके बूते से बाहर है। नोटबंदी पर विरोध का लोहा गर्म है और राजस्थान के बारां में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नोट की चोट भरपूर की। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना, पेटीएम का मतलब पे टू मोदी। 50 दिन मांगकर सरकार ने नोटबंदी पर देश को भरोसे में लेने की कोशिश की, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू होते गए कि जनता एक एक दिन रटने लगी। एक दिन पहले मोदी ने मनी पर मन की बात में बेईमानों को खबरदार करते हुए ईमानदारों को धन्यवाद कहा। सवाल यही उठता है कि क्या 30 दिसंबर के बाद देश को उसके सब्र का रिटर्न मिल सकेगा? मोदी जी ने कहा 30 दिसंबर के बाद आपका पैसा वापस आपको मिलेगा। अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं, 30 दिसंबर के बाद आप देखना, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। 6-7 महीने आपका पैसा बैंक में रहेगा। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। आपने मेरा मजाक किया, आप करिए। आपको अच्छा लगता है, मेरा जितना आप मजाक करना चाहते हैं आप करिए, मगर यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी आपने अपने यज्ञ में बलि दी है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। 2016 के कैलेंडर में 2 तारीखें भूली नहीं जा सकेंगी। 8 नवंबर जब नोटबंदी लागू हुई और 30 दिसंबर जिस तारीख का मोदी ने देश को भरोसा दिया। दिन, हफ्ते और महीने की शक्ल में तब्दील होकर ये वक्त हाथ से सरक चुका है। करीब 2 महीनों में नए गुलाबी नोटों ने काले धन के कुबेरों की ताकत देख ली, लेकिन आम आदमी 2 या 2.5 हजार के लिए वेटिंग लिस्ट में दर्ज हो गया। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आइए आपका परिचय उनसे करा दें। राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत रंजन जी हमारे साथ सांसद नेता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब प्रवक्ता बीएसपी के। महुआ मोइत्रा जी टीएमसी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अनिल गिरोत्रा जी जो कि फॉर्मर जनरल मैनेजर है कैनरा बैंक के, वो हमारे साथ है। श्रीकांत शर्मा जी, राहुल गांधी की बातों पर आज खूब तालियां बज रही थी। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया है, कहा है कि कैशलेस तो कर दिया आपने देश को, गरीब का पैसा फूंक दिया। अब सवाल यह है कि 3 दिन बाकी है, संसद का सत्र गया, कैश नहीं मिल रहा, साल भी निकल रहा है। क्या नए साल में कैश मिलेगा? क्या विड्रॉल लिमिट्स हटाएंगे आप? क्या करेगी सरकार? क्या तैयारी है? देखिए अंजना जी, राहुल गांधी गलत बयानबाजी करने में कुख्यात है। कहते हैं अमीर को सींच रहे हैं, गरीब से खींच रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, देश की जनता ये पूछ रही है कि आपने 10 साल के अंदर 36 लाख करोड़ का कर्जा ये कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनका माफ क्यों किया? जनता ये पूछ रही है कि जो आज बार बार अडानी अडानी का नाम जिक्र करते हैं, उतना शायद कांग्रेसी सोनिया जी का नाम नहीं लेते। उनकी कंपनी पर जब हम लोग आए थे तो उनकी कंपनी पर लगभग 1,85,000 करोड़ का कर्जा था, दोनों की कंपनियों पर, जिसमें छोटे अंबानी का जिक्र मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी जी, जनता को यह बताओ कि 2012 के अंदर
ये जो आपका विजय माल्या है, जो आपका परम मित्र है, जब एसबीआई ने इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया क्योंकि 1450 करोड़ ये नहीं दे पा रहा था, तो 1500 करोड़ का लिफाफा इसको क्यों दिया? ये यक्ष सवाल है आपके सामने, आप बता नहीं रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ गरीब को लूटा है और अमीरों की तिजोरियां आपने भरी हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार और काले धन को इस देश से समूल नष्ट करना है। कैश अंजना मिलेगा? जी, ये लड़ाई कैश? एक व्यक्ति की नहीं है, सर, ये कैश लड़ाई एक मिलेगा? व्यक्ति की नहीं है, ये देश के ईमानदार लोगों की लड़ाई है, बेईमान भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि ये पैसा कैसे लोगों को मिल पाएगा, ये वही लोग हैं राहुल एंड कंपनी, पहले दिन से ही इस मुहिम को कैसे पलीता लगाया जाए, सांप्रदायिक रंग इसको कैसे दिया जाए, लोगों को कैसे भड़काया जाए, लेकिन इनकी एक नहीं चली। जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, कोई षड्यंत्र इनका नहीं चल पाया। ये भाजपा और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये उनका कमिटमेंट है कि देश के जो ईमानदार लोग हैं उनको किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई कमी आने वाली नहीं है। श्रीकांत जी, 24,000 विड्रॉल लिमिट आपने बताया था, 24,000 नहीं, बैंक 4,000 दे रहे हैं, ये किसका षड्यंत्र है? अंजना जी, कई जगह 24,000 भी मिल रहे हैं, कई जगह थोड़ा कैश की दिक्कत है, 50 दिन का समय मांगा था, कई जगह दिक्कत है। मैं आपके सवाल से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, दिक्कतें हुई, दिक्कतें कई जगह दिक्कतें रही, लेकिन उन दिक्कतों को दूर करना ये हमारा दायित्व बनता है। और 50 दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से जो कमिटमेंट हमारी है, लोगों को सही तरीके से, आज भी लोगों ने जिस तरह से डिजिटल पेमेंट से लेन देन शुरू किया है, ये हमारी एक पहल है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रंजीत रंजन जी, राहुल अफवाह एंड कंपनी है, अफवाह एंड कंपनी जो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं ऐसे वक्त पर। देखिए, ये खिसियाने के लिए खंभा नोचे वाली बात बार बार कर रहे हैं। इन्होंने मालवीय को 1200 का लड्डू क्यों दिया? 1,40,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं, क्यों किए? मैं सिर्फ सवाल ये करती हूँ श्रीकांत जी, आप जिसको अफवाह करें, सांप्रदायिकता करें, जो हमेशा आप लोग लव जिहाद के नाम पे, घर वापसी के नाम पे करते रहे, इसीलिए आपको ये सांप्रदायिकता याद रहती है। आरबीआई गवर्नर, एसबीआई चेयरमैन, आपके प्रधानमंत्री तीनों ही 30 तारीख के बाद की गारंटी नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आरबीआई गवर्नर प्रेस वार्ता में बैठे और सबसे शॉर्ट प्रेस वार्ता कि पहली बार हुआ इस देश में कि आरबीआई गवर्नर खुद ही उठकर प्रेस वार्ता को बंद कर दिया, जबकि प्रेस वाले सवाल ये कर रहे थे कि क्या 30 के बाद स्थिति समान होगी, क्या 30 के बाद लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल पाएंगे, क्या 30 के बाद जो छोटे उद्योग है, वेंडर्स है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको दोबारा से नौकरी मिल पाएगी? श्रीकांत साहब, आप राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, आप जवाब दीजिए कि जिसके लिए आपको इतनी फुल मेजॉरिटी दी है जनता ने, क्या जनता 30 तारीख के बाद अगर लाइनों में खड़ी होगी? आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके बाद जो लाइनों में खड़े होंगे वो बेईमान हैं। आपकी एक मंत्री भी कह के गई है कि जो लाइनों में पहले भी खड़े थे उनके पास ही काला धन है। तो क्या आवाम अगर 30 के बाद जो खड़ी होगी वो बेईमान होगी? इतना बता दीजिए। श्रीकांत जी, मैं जवाब दूं? हाँ। देखिए अंजना जी, कितनी विचित्र बात है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि देखिए, झूठ मत बोलिए। किसी भी लाइन में खड़े व्यक्ति को कभी किसी ने बेईमान नहीं कहा। उसको धन्यवाद दे रहे हैं, उसका अभिनंदन कर रहे हैं कि दिक्कतों के बावजूद भी वो इस जंग में, इस लड़ाई में ईमानदार लोग जो है आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की, आप लाइन में गए, जबकि आपका कोई खाता, कुछ आपका कार्ड कुछ भी नहीं है, आपने भड़काने की पूरी कोशिश की, आपने सांप्रदायिक देने की कोशिश की। देख, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, और ये तू मैं की चर्चा में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की दिक्कत है अंजना जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस को तो ये नैतिक अधिकार बनता है नहीं पूछने का, क्योंकि आपने पहले दिन से इस मुहिम को पलीता लगाने का काम किया है। अंजना ओम कश्यप ये सवाल पूछ सकती हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। आपको राइट नहीं बनता है पूछने का, क्योंकि आपने अफवाह फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने झूठ बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि जहां कैश है वहां कमीशन है, और वहां कमीशन है वहां कांग्रेस है। आप ईमानदार नहीं है, आपने भ्रष्टाचार और काले धन के समर्थन में आपने इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। आप मौतों पर राजनीति करते हैं,
कितनी शर्मनाक बात है कि कहीं पर भी कोई अंजना किसी जी, की मैं मौत आपसे होती एक है, निवेदन तो करना किसी चाहूंगा, को इस भी बहस दुख को होता खोलिए। है। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, पर जलती हुई चिताओं पर आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अफवान कंपनी का हिस्सा आप भी हैं। देखिए, अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने अगर पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को पैसा दिया, तो क्या ये प्रतिस्पर्धा में है कि हम भी उनको पैसा देंगे? मैं बोल रहा हूं, ये खुद मान रहे हैं, करीब 1,85,000 करोड़ रुपया, रुइया का भी 1 लाख करोड़ रुपया जोड़ दीजिए। माफ करना भदौरिया साहब, विनम्रता से कह रहा हूं, ये सरासर गलत आरोप है इनका, मैं इसको खारिज करता हूं। अरे भाई, बात तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आप बीच में ही टोका टोकी करना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूं, तमाम घरानों के पैसे 7 लाख करोड़ रुपए तो आज ही मीडिया में आया है, बाकी है एनपीएस का। मैं ये कह रहा हूं, आपने आज तक उन पर क्यों नहीं नकेल कसी? उनसे आप 10% ही पैसा ले लीजिए, उनसे तो आप 1% नहीं लेते। इस देश के हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर उन पर आप जरूर वसूली हो रही है, नोटिस भदौरिया भेज साहब, देंगे, वसूली चल रही है। उनकी कुड़की जरूर हो जाएगी। आज आप देखिए, 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं लाइनों में खड़े होने वाले। जरा आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए, 100 से अधिक लोग मर चुके हैं लाइन में खड़े होने वाले। आप कह रहे हैं जरा सी दिक्कतें हो रही हैं, ये दिक्कतें हैं, ये शर्म से डूब मरने वाली दिक्कतें हैं। और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक इस 100 से अधिक लोग मरे हैं, इसके बारे में एक बयान नहीं दिया। एक बार भी उन्होंने मन की बात में उनके बारे में कोई चिंता नहीं जाहिर की। जवाब दीजिए, उसके बाद सर आपके पास श्रीकांत जी जवाब दीजिए इसका। हमको लगातार जो है ये उल्टे सीधे बयान देके, कभी आगरा की रैली में विपक्ष को कहना कि ये जो है काला धन इनके पास था। सर जवाब सुन लिया सर, बाकी आप रैली में भाषण देना सुन लिया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपको कोई गिरफ्तारी नहीं करनी है, केवल भाषण देना है। सर सुन लो, सर भाषण यहाँ दीजिए, वो जवाब सुन लीजिए भदौरिया साहब, जवाब। अरे सर सुन लीजिए प्लीज, अरे सर सुन लीजिए भदौरिया साहब, मौतों पर राजनीति मत करो। सुनाइए, जो मायावती जी की नाक के नीचे 1100 जो दलितों की हत्याएं हुई थी, अभी उनकी आत्मा पुकार रही है, आत्मा उनकी गाली दे रही है। और 30,000 लोगों का दलितों का उत्थान हुआ। मौतों पर राजनीति मत करिए, आपने कोड़े बरसाए हैं गुजरात में, आपकी सरकार है। चिताओं पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश मत करो। मजबूर करने वाले आप हमको बोल रहे हैं। अरे भैया, रोहित वेमुला को आत्महत्या करने वाले, मजबूर करने वाले हमको समझ सिखा रहे हैं। आपने पीठ नंगी करके 1100 दलितों को मरवाया। नोटबंदी पर वापस आए, महाराष्ट्र में नोटबंदी काट कर खेत में नोटबंदी पर वापस आए, हरियाणा में नोटबंदी पर वापस ये कोई आप उत्तर झूठे नहीं हुआ, अनर्गल इनका गलत ये आरोप लगा उत्तर रहे नहीं हुआ। ये दलित उत्पीड़न की बात करेंगे, अरे नोटबंदी पर वापस आइए भदौरिया साहब। दलित उत्पीड़न सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। नोटबंदी पे इनका उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए साहब। पहले कि ये नोटबंदी पर है, ये दलित उत्पीड़न पर बात कर रहे हैं, ये नोटबंदी पर नहीं बात कर रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए सर, उत्पीड़न पर बात कर रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, श्रीकांत जी जवाब पाएंगे। ठीक है श्रीकांत जी। अरे मैं जवाब दे रहा हूं आपको भदौरिया साहब, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? दीजिए। आपको तो सबसे ज्यादा आपको ही आपत्ति है इससे, नोटबंदी के बाद आपने क्यों समर्थन नहीं किया नोटबंदी का? क्यों पहले दिन से नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि मायावती जी ने ये जो पार्टी है, ये दलितों के नाम पर दौलत बटोरने की मशीन बना लिया। आपके कार्यालय के अंदर 40% लेकर नोट बदली हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अरे छोड़िए, आप आज तक को बताओ, आज तक में ऑन कैमरा पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? आपने जमीनें खरीदी। अरे भाई, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी चोरी पकड़ी गई, कैमरे के ऊपर आपकी चोरी पकड़ी गई काले धन से। पूरा आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, पूरा देश भागने नहीं दूंगा आपको, जवाब लूंगा आपसे। अरे भाई, आप बताओ कि आज तक के कैमरे ने आपको पकड़ा, आपकी पार्टी ने बेसमेंट के अंदर आपने नए नोट ले रहे थे, पुराने नोट ले रहे थे और 40% का रिश्वत ले रहे थे। तक पीछा करेंगे, अरब सागर तक पीछा करेंगे, श्रीलंका तक पीछा करेंगे। अरे वो कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे? तक पीछा करेंगे, आपका छोड़ेंगे नहीं। नहीं। नोट बदली से जो कमीशन था वो कहाँ है? अरे कमीशन कहाँ गया? भरे हुए हैं सारे वो नोट। मायावती जी के पास गया, उनके भाई के पास गया, कहाँ है कमीशन? अमित शाह जी की तिजोरी में भरे हुए हैं। अरे भाई, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी सीधा कैमरे ने पकड़ा आपके आदमी को, ऑन कैमरा पकड़ लिया चोरी करते हुए। राहुल गांधी के आदमी को पकड़ा चोरी करते हुए।
अरे सेकंड, भैया चोर मुसेरे भाई, आज तक 2.5 ये साल कहावत से सिद्ध सत्ता में होती है आप है, लोगों के चुनाव ऊपर, के चोर दिन चोर आपको मुसेरे याद भाई। आता है। 2.5 वर्ष से सत्ता में है, चुनाव के दिन आपको याद आता है। आप लोगों की इस 2.5 बहस साल में से मुझे 3 साल नूर से शब्द सत्ता याद में, आ गया, चुनाव क्यों के आया दिन ये आपको दर्शकों याद को आ गया। दिखाएंगे, लेकिन हमको उससे पहले मालूम मैं है, गिरोत्रा साहब अटल एक बार आपके पास, बिहारी एक वाजपेयी सेकंड के समय से सर, लेके एक आज सेकंड, एक तक आप यही सेकंड, एक करते रहे सेकंड। हैं। आपको ये तू मैं सूट करता होगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि पैसा कब मिलेगा, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है। और इसीलिए गिरोत्रा साहब मैं आपके पास आकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसे हैंडल होगा, क्योंकि बैंकों में कितना पैसा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या जो नोट्स की छपाई है वो ऐसा लग रहा है कि जनवरी अंत तक ही पूरा हो पाएगा, कि सर्कुलेशन काफी हो, विड्रॉल लिमिट्स खत्म हो, क्या तस्वीर बनते देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है प्रॉब्लम सिर्फ एक ये नोट करेंसी पहुंचाने की नहीं है। हाँ? इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है क्या? कि जो लोगों ने विड्रॉ किया, जैसे अगर 5-5.5 ठीक लाख है। करोड़ रुपया बाहर निकल चुका है नई हाँ, करेंसी, हाँ। वो अब मार्केट में भी आना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे कि वो कंजर्व करके रखें कि और साथ में क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, सर्कुलेशन लोग में खर्च आएगा नहीं कर रहे, तो डर रहे हैं। क्योंकि आप पुराने समय की देखिए, नवंबर से पहले जी। क्या होता था कि बैंक में जो पैसा आता था वो वापस कस्टमर लेता था। ठीक है। अभी वो पुराना नोट तो वापस आ गया, नया नोट जो 5-5.5 लाख करोड़ जिसकी बात हो रही है कि वो जा चुका है आरबीआई से, तो इसका मतलब वो कस्टमर तक पहुंच चुका है। वो मार्केट में अगर आ जाए तो वापस बैंक में आएगा। तो दो चीज है, एक तो हम नया नोट जो प्रिंट हो रहा है वो जल्दी पहुंचे, दूसरा ये कि जो लोग ले रहे हैं वो सर्कुलेट करें। ऐसा नहीं कि मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करूं और कैश को निकाल के जो मैंने निकाला अपने, जनरली ऐसा होता है जब इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई का कहीं शॉर्टेज हो तो थोड़ा लोग उसको रोक के रखते हैं। ठीक है, मायावती और फिर नूर वाली बात सुनने के लिए थोड़ा सा आपको और इंतजार करना होगा। उससे पहले एक बार जरा फिर से आपको राहुल गांधी सुना देते हैं, यज्ञ के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, नोटबंदी एक राष्ट्रीय यज्ञ है, काले धन के खिलाफ एक यज्ञ है। हर यज्ञ में बलि चढ़ती है, सही बात है ना? मैं आपको बताता हूं ये यज्ञ किसके लिए हुआ और इस यज्ञ पे किसकी बलि चढ़ी, मैं अभी आपको बताता हूं। हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान जब बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, वो अपने मोबाइल टेलीफोन से नहीं खरीदता है। आप लाइन में खड़े हैं, एक अलग जंग लड़ रहे हैं ताकि पैसा इतना हो पास में कि आराम से महीने का खर्च चले, लेकिन इधर जो जुबान खर्च की जा रही है इस देश की सियासत में, उसके तूफानी रंग देखिए। नूर से जुड़ा है इस बार। तो आपने देखा होगा कि अब जहां भी श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। आपने अमित शाह का चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। तो बीएसपी का ना तो बीएसपी का, मेरा तो छोड़ो, मैं तो अपनी पार्टी की हेड हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं, कितने भी उतार चढ़ाव आए तो कभी मेरा नूर आपने उतरता हुआ देखा है। और इससे तो मैं बड़ी खुश हूँ जो इन्होंने नोटबंदी का ये बेवकूफी वाला फैसला लिया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी पार्टी कोई भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं है, काले धन के पक्षधर नहीं है, उसके खिलाफ है। लेकिन इसकी आड़ में जो इन्होंने ये जो नोटबंदी का ये जो फैसला लिया है, तो ये कोई करप्शन को खिलाफ करने, करप्शन को रोकने के लिए नहीं, काले धन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो इनके लोकसभा चुनावी जो वायदे थे उससे जनता का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, जो इनको अब ये चुनाव में काफी महंगा पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नूर उतरा हुआ है तो बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का उतरा हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं तो बहुत बड़ी अपनी पार्टी के हेड हूँ, हमारी पार्टी के जो छोटे से छोटे वर्कर हैं तो उनका भी इस समय चेहरा खिला हुआ
नूर उतरा नहीं है, नूर बहुत चढ़ा हुआ है। उनको मालूम है कि बीएसपी पावर में आने वाली है। दर्द उन्हीं को है जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। नूर पर कितनी कितनी देर बोले ये आपने सुना है। ये है इस देश के सियासतदान। श्रीकांत शर्मा जी और सुधींद्र भदौरिया साहब, आपको क्यों लगता है कि आपके नेताओं के चेहरे का नूर इस देश की चिंता हो सकती है? श्रीकांत शर्मा जी। देखिए अंजना जी, दिक्कत इस देश में जैसे ही ये नोटबंदी का फैसला हुआ, आपने देखा किस तरह से लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए बहन मायावती जी हो, ममता जी हो, राहुल जी हो, सरकार पर ऐसे प्रहार कर रहे हैं जैसे कोई इनको निजी कोई हानि हो गई, कोई व्यक्तिगत नुकसान इनका हो गया। आप इस देश के अंदर 70 साल हो गए, गांव के लोगों को मीठा पानी नहीं मिलना चाहिए क्या? गांव में बिजली नहीं पहुंचनी चाहिए क्या? गांव में जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें टाट पट्टी नहीं होना चाहिए क्या? गांव के लोगों को ये मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, दवा नहीं मिलनी चाहिए क्या? इसमें सबसे बड़ी अड़चन राहुल जी के पिताजी स्वयं कहते थे कि इस देश के विकास में जो नीचे तक केंद्र से पैसा जाता है, 90 पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है। आपने भाषण बहुत दिए, आपने वायदे बहुत किए, लेकिन गरीब के लिए किया कुछ नहीं। भाषणों से होता था पीछे रास्ते से गरीब को लूटना, गरीब को जो योजनाएं जाती उनमें कमीशन खाना, ये स्वभाव बन गया था व्यवस्था का। हमने तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। अंजना जी, इसमें अगर किसी को कोई हानि है, किसी को दिक्कत है, तो सिर्फ उन लोगों को है जो सियासत करते हैं। गरीब का बेटा, गरीब किसान का बेटा और ईमानदार आदमी में सरकार के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इसलिए इस देश के अंदर सारा भ्रष्टाचार हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। एक मौका ऐसा आया जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तो क्या उस समय मीठे पानी की समस्या नहीं थी? क्या उस समय किसानों की समस्या नहीं थी? क्या उस समय बेरोजगारी की समस्या नहीं थी? पर पिछले 3 वर्षों से मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, खाली चुनाव के मौके पर इनको बेरोजगारी भी दिखाई देती है। कल जावड़ेकर जी कह रहे थे हमें 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 2 करोड़ का वादा किया था, 3 साल बाद 1 करोड़ पर आ गए और अब वो भी भूल गए। अरे भैया, जो नूर क्यों उड़ गया है? मायावती जी को नूर क्यों नहीं दिख रहा है? लोगों का था वो तो लूट लिया। मोदी जी और अमित शाह जी का नूर क्यों चला गया है? क्या कह रहे हैं? ऐसा हम लोग उदास नहीं होने वाले हैं। इनके हमलों से, इनके धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आखिरी दम तक इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और जिस भी श्रीकांत जी जवाब फिर रंजीत जी आपके पास आ रही हूँ। श्रीकांत जी डरने वाले नहीं है। देखिए अंजना जी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, भदौरिया साहब, आप बुआ जी की सरकार देखी, भतीजे की देखी, मुलायम सिंह की देखी, आप गांव में जाइए, जल निगम की जो टंकी है अंजना जी, आप तो उत्तर प्रदेश घूमती हैं, उनके जो ट्यूबवेल हैं वो बंद पड़े हैं। 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, और जो टंकियां हैं उनका वजन समाप्त हो रहा है। पाइपलाइन, भाई आप सुन लीजिए, आप बहुत तेज बोलते हैं भदौरिया साहब। चलिए, मैं आपको सुनना नहीं है किसी को, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, सुनना नहीं है आपको। गाँव में चलिए, लोहिया गाँव में जो सुनना आपको पसंद नहीं है, लगता है आपको सिर्फ लगता है आप इस चैनल पर बोल लेंगे तो आपको लगता है कि आपका सरकार बन गई। लीजिए, आपको लगता है कि श्रीकांत शर्मा को नहीं बोलने देंगे तो वहां उनकी सरकार नहीं बनेगी। आपको मेहमान बनाकर इतने सीनियर व्यक्ति हैं आप, थोड़ा संयम रखिए भदौरिया साहब। आपको मेहमान बनाकर ले चल रहा है। आज तो चेहरा भी लाल हो गया आपका, आज तो चेहरा भी लाल हो गया आपका भदौरिया साहब। थोड़ा सा जवाब सुन ले, फिर आ रही हूँ रंजीत जी। मेरा सर प्रार्थना आपसे है भदौरिया साहब, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना ही आपकी नेता मायावती से। किसानों की तकलीफों, अरे सुन लीजिए, फिर आप बोलते रहेंगे, फिर आप बोलते रहेंगे। श्रीकांत जी सर, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आपकी नेता मायावती से नहीं है। हमारी लड़ाई 15 साल का जो कुशासन है उत्तर प्रदेश का, उससे है। बिजली, पानी, सड़क, सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था। आप इतना क्यों आप परेशान क्यों होते हैं? जब हम लोग आपकी विफलताओं पर चर्चा करते हैं तो एकदम आप उद्वेलित हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, जो गलतियां की उनको तो आपको सामना करना पड़ेगा। तो लड़ाई अंजना जी, लड़ाई देश के लोगों की लड़ाई है, ईमानदार लोग। मेरा बीच में बोल रहे हैं, नहीं बल्कि आपकी विचारधारा से है। अरे सुन लीजिए साहब, आप कमेंट्री करते रहेंगे, बॉल टू बॉल तो कोई बोल नहीं पाएगा अपनी बात।
हाँ, तो आप उत्तर दे दीजिए सर, जब आपका मौका आएगा। तो अभी तो उत्तर आपको देना है। 2012 में शून्य पर, 2012 में आपको खदेड़ा जनता ने, 2014 में शून्य पर आउट हो गए, और इसी तरह से आप गलत बयानबाजी करते रहेंगे तो आपके लोगों की जमानत भी जब्त होंगी। इस बार हमने आपकी दो सीटें उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, परिवर्तन की सुनामी है भदौरिया साहब। आप बिजली, पानी, सड़क ये लोगों को चाहिए, और भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा ये लोगों को मिलेगा नहीं। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, काले धन के खिलाफ मुहिम है। इस देश ने अटल जी को भी चुनाव हारते देखा है उस जनपद में जहां से आप आते हैं। मुझे लगता है आप बोलते रहिए। आपको लगता है आज टीवी पर बोलने से आपकी सरकार अगर यूपी में बनती है तो बोलिए, खूब बोलिए, बोलिए और तेज तेज बोलिए। भाई आप अगर गलत बोलेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी भदौरिया साहब, होंगी और हम भदौरिया साहब ये ठीक नहीं है सर, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मुझे रंजीत रंजन जी के पास भी जाना है। ऐसे हर कोई चाहता है हर पॉइंट पर काउंटर पॉइंट देना, लेकिन थोड़ा परहेज करना पड़ता है सर, थोड़ा परहेज करना पड़ता है। आपको मैं एक बार विनम्र तरीके से बोल रही हूँ। श्रीकांत जी अपनी बात प्लीज सर 2 लाइन में पूरी करें। रंजीत जी आइए। अंजना जी, अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी में है, तो जो लोग सियासत करते हैं उनको दिक्कत है। गांव का गरीब, किसान का बेटा और जो ईमानदार लोग हैं लाइन में लगकर भी इस मुहिम में वो लोग साथ खड़े हैं। कोई कितना भी बरगा ला ले, ये मुहिम अब और मजबूती से आगे बढ़ने वाली है। हम पर जितना झूठे आरोप, गलत आरोप हमारे विरोधी लगाएंगे, उतनी ही ताकत से ये मुहिम आगे बढ़ेगी। बरगलाना मुश्किल है। आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं, ये कहना है श्रीकांत जी का। देखिए, मैं नूर के बारे में बोलूंगी। अमित शाह जी को चिंता है मायावती जी के नूर की, और मायावती को चिंता है अमित शाह जी के नूर की, लेकिन ये दोनों भूल रहे हैं कि सही मायने में इनका नूर किसी भी राजनीतिक फेर से हुआ हो, लेकिन सही मायने में गरीब का, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का, व्यवसायी वर्ग का सही मायने में नूर खत्म हो गया है। क्या भाजपा की सरकार को गरीबों का नूर नहीं दिख रहा? मेरा प्रश्न फिर वो है कि गरीबों का नूर वापस कब आएगा श्रीकांत जी? जवाब तो वो देना है। अब तो फोर्स पत्रिका ने भी बोल दिया कि जो स्टेप भारत में लिया गया है वो बहुत विभत्स, अनैतिक और जनता के पैसे की लूट है। एक लाइन में जवाब, कब विड्रॉल लिमिट्स खत्म करेंगे सर? आप कब विड्रॉल लिमिट्स खत्म करेंगे? कब लोगों को पैसा मिलेगा? एक लाइन में सर, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना है। देखिए अंजना जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर आप बहुत एंकर हैं। जिनको जितनी जरूरत है उतना पैसा लोगों को पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये एक मुहिम है, ये लेस कैश इकोनॉमी की मुहिम है, इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं, एक व्यवस्था है। ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन सवाल है कि लोगों की परेशानी कब खत्म होगी। और इसी अनिल जी, 2 ठोस सजेशन आपकी तरफ से जो सरकार को इस वक्त होनी चाहिए। और श्रीकांत जी, फिर मैं आपका रिस्पॉन्स उस पर चाहूंगी। 2 ठोस मुझे सजेशन। ये लगता है कि एक तो एटीएम्स के अंदर सभी एटीएम्स को कोशिश करना चाहिए पैसा पहुंचे, और लिमिट एटीएम की अगर 2,500 से बढ़ाकर 5,000 कम से कम कर दी कि जो लोग एटीएम को एक्सेस करते हैं उनको 5,000, चाहे वो 24,000 दूसरी लिमिट रहे, ठीक है, अभी कुछ दिन तक। और दूसरी सजेशन मेरी ये है कि ये जो पब्लिक को एक एश्योर किया जाए, और पब्लिक पैसा अपना वापस मार्केट में लाए सर्कुलेशन के लिए, तो जो आप डिजिटल वो वापस आएगा। प्रमोट कर रहे हैं, वैसे लोगों को कहें कि वो अपने पैसे खर्च भी करें, डरे नहीं। 2,000 के नोट है तो लें, और ये सब पर दोनों सजेशन पर आपकी प्रतिक्रिया में आएगा, तो उसके बाद वो दोनों पर आपका सजेशन, प्रतिक्रिया। देखिए, ये जनता की सरकार है अंजना जी। जो भी सजेशन जनता की जनार्दन से मिलते हैं, गंभीरता से सरकार उन सजेशनों पर काम कर रही है। आपने देखा भी है, हालांकि उसके लिए हम पर आरोप भी लगा कि आप बार बार नियम बदल रहे हैं, लेकिन ये जनता के सुझाव है। निश्चित रूप से गंभीरता से सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी, जिससे जनता को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देश इंतजार कर रहा है, साल खत्म हो रहा है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि अपना पैसा अपना हो जाए। देखते रहिए आज तक।